गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो सही आ रहा है? ऑडियो वीडियो सही है? सही है। चलो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, वो सब कंप्लीट हो गया था। क्या क्या था? एक्सरसाइज और मिसलेनियस का, प्रीवियस चैप्टर का है ना। मिसलेनियस चैप्टर 8 कंप्लीट करना था। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। एरिया का शीट डिस्कशन करना था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। किसी पार्ट में डाउट? और एक्सरसाइज 9.3 था, है ना शायद, तो इसमें भी हमें ये भी कंप्लीट करना था। ठीक है, इन सब में से किसी में डाउट, किसी पार्ट में? सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर रह गया हो तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, किसी पार्ट में डाउट है या आगे कंटिन्यू करें? किसी पार्ट में डाउट है या आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, डाउट नहीं है। चलो तो हम आते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट पे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखा, है ना। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो हमने देखा, और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना सीखा, है ना। कोई भी अगर इक्वेशन हमें दिया हुआ हो, या तो वो हमें इक्वेशन दे दे, है ना, जनरल सॉल्यूशन दे दे और बोले कि इससे इक्वेशन फॉर्म करो, या अगर इक्वेशन नहीं भी दे तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में हमने अभी तक इक्वेशन सॉल्व किया ही नहीं है, तो वो हम आज के लेक्चर्स में वो हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट देखा था, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था कि ऑर्डर और डिग्री बहुत सारी थी, है ना। डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस टाइप का है ना, उसके हिसाब से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ हमें कहां पे पढ़ना है, सिर्फ हम सारे डिग्री या ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है और जो हमारे सिलेबस में है वो बस कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही हमारे सिलेबस में है। यानी कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक वाई डैश का टर्म होगा और कुछ कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं। तो देखो यहां पे सिर्फ कितने डेरिवेटिव है, सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है। तो हमारे पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही सॉल्व करना है, उसके अलावा कोई हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम नहीं देखेंगे कि वो हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। हमारा काम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, है ना, फर्स्ट डिग्री
फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में टर्म क्या होगा, एक dy बाई dx का टर्म होगा, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स टर्म ऑफ, जो यहां पे लिखा है x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, सम कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव, है ना, ओनली डेरिवेटिव का टर्म। तो देखो कोई भी इक्वेशन आपको इस टाइप का इक्वेशन दे जिसमें ये सारे टर्म हो और एक ही डेरिवेटिव का टर्म है, ठीक है, तो आप हमेशा इसको क्या कर सकते हो, dy बाई dx को या y डैश का जो टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं कि नहीं, है ना। किसी भी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो आप उसको क्या कर पाओगे, हमेशा उसको हम क्या कर पाएंगे, ऑलवेज हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें dy बाई dx के टर्म को आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऑर्डर का है और एक ही डिग्री है ना। तो आप उसको कलेक्ट करके एक जगह पे जमा कर सकते हो, है ना। इसको जमा कर पाएंगे तो क्या सिचुएशन होगा, है ना। तो हमारा जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसमें हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि आपको करना क्या है कि पहले dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करना है, ठीक है। हमें करना क्या है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगा उसमें हमें करना क्या है कि dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करना है, ठीक है। और dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, सॉरी, dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे टर्म होंगे, इसमें से आपको जो y डैश का टर्म है और dy बाई dx का टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, बाकी जो टर्म बचेगा वो किस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम अभी कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन ये फंक्शन किसका होगा एक्चुअली में, है ना। यहां से आप कांस्टेंट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या रहने भी दो, है ना। तो जो इस तरफ जो होगा सिर्फ किसका टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, और कुछ कांस्टेंट हो सकता है तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फंक्शन सिर्फ किसका होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, है कि नहीं। इस तरफ हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं होगा, कोई भी हायर ऑर्डर्ड डिफरेंशिएशन का कोई टर्म नहीं होगा, है कि नहीं। हमने सारे dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लिया। तो अब अगर आपको ये बोला जाए कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। क्लियर है। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि उसमें आप पहले dy बाई dx के टर्म को कलेक्ट करो, ठीक है, और उन सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं। तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करके लेके आ जाएंगे और बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, है ना। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या होगा, ओनली y डैश, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ऑल अदर टर्म। क्लियर है यहां तक, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस तरीके का दिखाई पड़ना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने से पहले। जैसे मान लो, है ना, एग्जांपल के तरीके से अगर मान लो कि हमारे पास ये दिया हुआ है x dy प्लस y dx, है ना, प्लस है ना इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ऐसा कोई टर्म हमें दिया हुआ है मान लो, ठीक है, एक्स वाई नहीं, इस तरफ मान लो आपके पास 2dx का टर्म है ना। तो क्योंकि dy बाई dx क्या होता है, एक रेशियो होता है ना, याद होगा आपको, हमने डेरिवेटिव में बताया था कि ये क्या होता है, स्लोप होता है,
और स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है। अलग कर सकते हो, dx को अलग कर सकते हो, लेकिन यही चीज इस वाले में आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। ये क्या होता है, ये रेशियो नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ कौन सा रेशियो होता है, dy बाई dx का टर्म होता है। तो यहां पे आप इस सेकेंड ऑर्डर में या इसके हायर ऑर्डर में आप इस दोनों को अलग अलग नहीं लिख पाओगे, लेकिन इस वाले केस में आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, इसको अलग से भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो अलग से लिखने का मतलब क्या होता है वो समझ में आ रहा है आपको, ठीक ना। अलग से लिखने का मतलब यही है कि आप इन सब टर्म को अलग अलग करके लिख दोगे तो भी वो सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पे मैंने dy को अलग लिखा है, dx को अलग लिखा है, dx को अलग लिखा है ना। लेकिन ऐसा अगर कुछ इक्वेशन दिया रहे तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि dx और dy को इसने अलग अलग ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का, है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले dy बाई dx से डिवाइड कर देंगे। तो देखो dx से डिवाइड किया, y इक्वल टू 2। अभी भी हमारा इस फॉर्मेट का नहीं बना है ना। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 2 माइनस y बाई x, है ना। अब देखो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्टिंग होगा वो यहां से होगा और इस फॉर्मेट से होगा, है ना। तो देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, x और y का फंक्शन है ना, सम कांस्टेंट हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy बाई dx है। क्लियर है यहां तक, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोले, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम दोनों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है। तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो हमें इसी फॉर्मेट में काम करना है, ठीक है, पहली चीज। तो अब जब भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा तो हमेशा यही चीज होगा। क्लियर है। तो अब देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि क्या करना है, ठीक है। तो अब इसे एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम सिर्फ कुछ मेथड ही यहां पे देखेंगे, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट मेथड होता है ना, फर्स्ट मेथड है और मेथड 1 फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। अब इस वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आप याद करो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्चुअली में फॉर्म कैसे किया था, है ना। तो आपको अगर याद हो कि हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था और इस जनरल सॉल्यूशन को हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था नंबर ऑफ टाइम्स जितना इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो हमें क्या मिला था, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, ठीक है। अब हमें जाना कहां है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन में जाना है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप जनरल सॉल्यूशन में जाना चाहोगे तो यहां से यहां आने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया था, तो यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पे जो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस में हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हमें इंटीग्रेशन डाल के इस जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है वो हम लोग करेंगे कि इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन से जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा था, लेकिन अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो फिर इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो हमारा काम यहां पे भी
इंटीग्रेशन ही है। अब देखो इंटीग्रेशन में हमने ये चीजें, जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो यहां पे fx dx लिखते हैं, है कि नहीं। fx dx का मतलब क्या हो गया कि अंदर में जो फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, है कि नहीं। अब अगर ऐसा कुछ फंक्शन हो, मान लो f ऑफ y होता और ये dx होता, तो क्या हम ये इंटीग्रेशन कर पाते, है ना। ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कांस्टेंट है इसके लिए, है ना। y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट होता है, तो ये इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होगा, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन y का है और हमें इंटीग्रेट x के टर्म में करना है। तो या तो हमें इस वाले को भी x में कन्वर्ट करना होगा कंप्लीटली, है कि नहीं। तो अगर ये x में होता तो हमारे लिए काम क्या हो जाता, इजी हो जाता। सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शन dy डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस फॉर्मेट का, इसमें देखो यहां पे x और y आपस में क्या है, एक साथ है, ठीक है। तो हम इसको अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका राइट हैंड में साइड फंक्शन है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या हो गया, जो आपका f ऑफ x कॉमा y का टर्म है, ये कैपिटल F ऑफ x कॉमा y का टर्म कहां से आया मेरे पास, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमने dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में लेके गए। तो जो राइट हैंड साइड का टर्म था उसी को हम कैपिटल fxy बोल रहे हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन था, ये इस टाइप का, इसको हमने सॉल्व करके देखो ये बनाया और dy बाई dx कलेक्ट किया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, कैपिटल fxy, है कि नहीं। तो कैपिटल fxy कैसे फॉर्म करना है आपको समझ में आ रहा है अभी ये चीज, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि जो हमारा कैपिटल f ऑफ xy है, ठीक ना, जो हमारा कैपिटल f ऑफ xy है, इसमें x और y का टर्म अलग अलग हो जाए, है कि नहीं, दोनों टर्म क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब ये अलग अलग कैसे होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो कैपिटल fxy है इसमें से x और y को आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख पाएंगे वो अभी हम एग्जांपल में समझेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही है कि आपके पास जो फंक्शन f ऑफ xy है जिसमें x और y दोनों कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक ना, इसमें से आप ये फंक्शन इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा, स्मॉल fx और gy में, यानी x वाला पार्ट आप इसमें अलग कर पाओगे, y वाला पार्ट आप इसमें अलग कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये टर्म है। इसमें देखो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे पता चला मुझे कि यहां पे देखो इस वाले पार्ट में कंप्लीटली क्या है, सिर्फ x का टर्म है, इस वाले पार्ट में कंप्लीटली क्या है, y का टर्म है ना। तो ये इसका कहने का मतलब यही है कि आप इस fx में से ये जो कंप्लीट हमारा क्या था, ये कैपिटल fxy था, है ना, क्योंकि इसमें पूरा x और y दोनों का टर्म इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट जो है, देखो इस वाले पार्ट में सिर्फ x है, इसमें कहीं y इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ y है, इसमें कहीं x इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई दूसरा इक्वेशन ये दे देता कैपिटल fxy, ऐसा कुछ होता, x रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना। तो यहां पे भी देखो ये भी हमारा क्या है, कैपिटल fxy है ना। लेकिन क्या हम इसमें इस तरीके से अलग अलग ब्रेक कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखो इसमें आप किसी भी तरीके से कॉमन वगैरह कुछ भी निकालो तो ये दोनों अलग अलग सिर्फ x और सिर्फ y का फंक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें दोनों आपस में क्या हो रहा है, इस तरीके से है कि इसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही होता है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल ये नहीं है, नॉट वेरिएबल सेपरेबल। और ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है।
है ना। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वेरिएबल को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल एफ एक्स वाई है ना, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था डी ऑफ एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें जो ये एक्स वाई का टर्म है, इसमें ये अलग अलग ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, है कि नहीं। तो देखो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई, तो ये क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है तो हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स और जी वाई के, है ना। तो इसको हम इसके जगह पे ये चीज भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, है कि नहीं। और अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। हमें अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है ना। जस्ट अभी बताया कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा था, लेकिन अब हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो x वाला पार्ट है उसको x dx के साथ रखो, जो y वाला पार्ट है उसको y वाले पार्ट के साथ कंबाइन कर दो, है कि नहीं। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में पढ़ा है अभी तक, है ना। तो देखो dy और इधर gy है, इसमें सिर्फ y का टर्म है ना। तो सारे y को टर्म को dy के पास लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो इसके डिवीजन में आ गया, क्योंकि हम dx और dy को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, और ये कहां चला जाएगा, fx के साथ, है कि नहीं। अब बताओ कि क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि इस तरफ जो टर्म है वो सिर्फ y का फंक्शन है, इस तरफ जो टर्म है वो सिर्फ x का फंक्शन है, और हमने डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हमने इसी टर्म्स में पढ़ा है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो हमें हमेशा x और y के टर्म को क्या करना है, अलग अलग करके रखना है कि नहीं। अब अलग अलग करके रखना है तो हमने अलग अलग कर लिया। अब ये फंक्शन डिपेंड करेगा कि आपका एफ एक्स और जी एक्स कैसा फंक्शन है, ठीक ना। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे आपके पास एफ एक्स और जी एक्स कोई ऐसा फंक्शन नहीं आएगा आपके पास जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैंने वहां पे बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाया था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और शीट के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, है ना। तो उसका मेन पर्पस यही था कि आप हर एक टाइप के इंटीग्रेशन को सीख जाओ, है ना, क्योंकि उसी के बेस्ड पे सारा आगे का चैप्टर इन्वॉल्व है। तो ये जो इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कर लोगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपसे पॉसिबल होगा। तो ये दोनों इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इज और इंटीग्रेशन कैन बी डन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो हमारा हम कहां से कहां तक पहुंचे ये समझ में आया कि नहीं, है ना। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, पहले हमने चेक किया कि एफ एक्स वाई और जी एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स वाई जो है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, वेरिएबल को हम एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, सेम उसी तरीके से इसका नाम पड़ा है ना। तो एफ एक्स और जी एक्स को हम अगर अलग कर पाते हैं तो इस तरीके से लिख लेंगे, x वाले टर्म को dx के साथ कलेक्ट कर लो, y वाले टर्म को dy के साथ कलेक्ट कर लो, है ना। तो ये इंटीग्रेशन आपके लिए पॉसिबल होगा और इसको हम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो कि क्या इसमें, इस इंटीग्रेशन में, है ना, इस इंटीग्रेशन में सॉरी
ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, है ना। लेकिन ये कौन सा इंटीग्रेशन है, यहां पे देखो हमें लिमिट नहीं पता है ना। तो लिमिट अगर नहीं पता है तो हमें कौन सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हमें यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। ये क्या बनेगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनेगा। और हमें ये चीज यहां पे दिखाई दे रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ y का फंक्शन होगा, है कि नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ किसका फंक्शन होगा, h का फंक्शन होगा, है ना, x का फंक्शन होगा। तो मान लिया कि कुछ एक x का फंक्शन इस टाइप से आ रहा है ना। और इसको आप हटा दो इस तरीके से। देखो यहां पे ये सॉल्व करोगे तो y का कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, इसको सॉल्व करोगे x का कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, और यहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, है ना। तो जो भी हमारे पास फंक्शन आने वाला है और जो इसको सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन आएगा वो किसका इंटीग्रेशन होगा। अगर हम सबको कंबाइन कर देंगे तो मान लिया वो कैपिटल G है ना, तो ये कैपिटल XY इक्वल टू C हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, हमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट कब आएगा, जब हमें C की वैल्यू पता नहीं होगी और ये चीज लिमिट आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब अगर वो हमसे बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ, ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हमेशा हमें कौन सा सॉल्यूशन पहले निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब अगर वो इनिशियल कंडीशन दिया रहे, है ना, इफ इनिशियल कंडीशन इज गिवन, इनिशियल कंडीशन इज गिवन। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे x की कुछ वैल्यू पे उसने आपको y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जिसने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसे ये पता था कि x इक्वल टू सम वैल्यू a पे y की वैल्यू कितनी होगी, b होगा। तो इस टाइप से अगर कुछ टर्म आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू a, 4x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ तो उसको हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन, है कि नहीं। तो अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है कि नहीं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आप पहले जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लो, और इस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम C की वैल्यू कुछ नोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें इसको नोन कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनिशियल कंडीशन हमें पता है x इक्वल टू a इक्वल टू x इक्वल टू a के लिए y इक्वल टू b। तो इस वाले फंक्शन में x y का फंक्शन है, इसमें x की जगह पे a, y की जगह पे b पुट कर दो तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और c की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाएगी, आपका यही इक्वेशन आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी से आपको जितना समझ में आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली चीज हमें यह करना है कि dy बाय dx के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अगर लिख के दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हमें बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू x बाई y, ठीक है। तो देखो यहां पे उसने क्या किया कि
कि ऑलरेडी dy बाई dx के टर्म में इसने हमें दे दिया है ना। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा dy बाई dx का टर्म है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है f x, y का फंक्शन है। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी उसने करके दे दिया, तो हमारा काम इसने क्या कर दिया और आसान कर दिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये वाला जो टर्म है, ये टर्म क्या वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, है ना। या हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि x अलग है और y अलग है ना। इसको आप किस तरीके से सोच सकते हो, है ना। देखो x बाई y का टर्म जो है, इसको हम कैसे सोच सकते हैं, x इंटू 1 बाई वाई। ठीक है, देखो ये कंप्लीटली x का फंक्शन है, ये कंप्लीटली y का फंक्शन है, यानी ये किस मेथड से सॉल्व होगा, मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो हमें कैसे पता चला कि वेरिएबल सेपरेबल है, समझ में आ रहा है। और अगर ये वेरिएबल सेपरेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, x को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, y को एक तरफ कलेक्ट करेंगे। तो देखो ये नीचे में है ना, तो y को पहले इस तरफ लेके जाओ और dx को इस तरफ लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, y dy इक्वल टू x dx, है कि नहीं। और अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन का साइन यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। और देखो कि जो फंक्शन हमारा बना है उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, आ रही बात समझ में। तो अब इसको इंटीग्रेट करो, है ना, y का फंक्शन है तो ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, है ना। ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। और दोनों के लिए आपको अलग अलग कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फाइनली किसी एक साइड में एक बड़ा सा कांस्टेंट ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, ऐड होके एक सिंगल कांस्टेंट ही बन जाएगा, है ना। तो इस इंटीग्रेशन के लिए अलग कांस्टेंट, इसके लिए अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सॉल्व करके लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर दो, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। देखो तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस सी। आ रही बात समझ में। और ट्वाइस सी को हमने एक अदर कांस्टेंट कैपिटल सी बोल दिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्मॉल सी मान लेता हूं इस कांस्टेंट को, तो ये ट्वाइस सी को मैंने कैपिटल सी मान लिया, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट आप क्या यूज कर रहे हो, बस आप, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है एक्चुअली में, ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, है कि नहीं। हमें कैसे पता चला जनरल सॉल्यूशन है, कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी तक एलिमिनेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, इसी में लिख लो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ इनिशियल कंडीशन इज गिवन एज। ठीक है, क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा भी हुआ हो सकता है और नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि x और y की कोई वैल्यू हमें दी हुई है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इनिशियल कंडीशन हमें दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में हम ये इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सी की वैल्यू अब हमें 1 पता चल चुकी है। देखो इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये क्या बन चुका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन चुका है। और ये क्या बन चुका है, जनरल सॉल्यूशन है। ये भी क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें समझ में आ रहा है, कर पाएंगे, इजी है, क्लियर है, विशाल समझ में आ रहा है, कर पाओगे या नहीं, कर पाओगे इस टाइप का इक्वेशन।
इजी है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना। वेरिएबल सेपरेबल आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा, है ना, कि वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स वाई में कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन नहीं है। सिंपली अगर अलग अलग करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ भी कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हमारा आंसर जनरल सॉल्यूशन ही निकलेगा, है ना। क्या करेंगे, y को नीचे लाना पड़ेगा, x को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x और y के टर्म को एक साथ कलेक्ट करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dy बाई y का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln y, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x, और एक कांस्टेंट हम c ऐड कर देंगे, है कि नहीं। इतने पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना। तो देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln y माइनस ln x इक्वल टू c। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ln y बाई एक्स इक्वल टू c, है कि नहीं। और देखो यहां पे इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर c। और e टू द पावर c अपने आप में क्या है, एक नया कांस्टेंट है ना। तो नया कांस्टेंट है, इसको आप एक अलग कांस्टेंट k एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी, है ना। और c1 ले लिया हमने। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू c1x। फाइनली आंसर आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा। ठीक है, तो ट्राई करो, यहां तक भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर करोगे, है ना। आप सॉल्व करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दे दो, ये देखो ओरिजिनल इक्वेशन किस फॉर्मेट का था और जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो किस फॉर्मेट का है ना। लेकिन इसी सॉल्यूशन का अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो ये बेटर वे में दिखाई दे रहा है ना। तो बस डिफरेंस यही है, लेकिन गलत वो भी नहीं है ना। लेकिन हमें ट्राई करना है कि जो हम आंसर करें वो जितना हो सके हमसे, हम उतना सिंप्लीफाई वे में आंसर करोगे तो फिर वो मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, इन सब टाइप में चांसेस होता है कि वो यहां से आगे का स्टेप का मार्क्स कट कर दे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपसे कि आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। थर्ड क्वेश्चन करो, यहां भी क्या करना होगा, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल यहां भी यूज हो रहा है। देखो तो y माइनस वन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेट कर सकते हैं, निकाल लो, आंसर लिख लो। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसको सॉल्व कर लो आप, सिंपल इंटीग्रेशन है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो आप बाद में उसको कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ये आगे करो। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। आप ये देख के समझ पा रहे हो कि नहीं वेरिएबल सेपरेबल है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगा या नहीं, चेक कर पाओगे या नहीं। ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। हाँ, किसी एक साइड में आप ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं। तो हम दोनों साइड अलग अलग इंटीग्रेशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो बस टाइम बस वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं, है ना। क्योंकि हम सारे इंटीग्रेशन को कलेक्ट तो कर ही सकते हैं ना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई। अगर इसमें आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो ये c1 हो जाएगा, है ना। इस तरफ में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस
C2, है ना। लेकिन जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इस C1 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा C2 माइनस C1, और C2 माइनस C1 को हम क्या करेंगे एक अदर कांस्टेंट C से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो बस वो कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप ट्राई करो कि इंटीग्रेशन आप करो और सिंपली डायरेक्टली हम एक ही कांस्टेंट ऐड करेंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। फाइनल आंसर में बस आप एक ही कांस्टेंट ऐड करो, बार बार कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। फोर्थ में वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हम यहां पे देखो ऊपर वाले फंक्शन में हम यहां पे इसको अलग अलग करके लिख पा रहे हैं। कैसे, तो ये देखो कंप्लीट टर्म क्या है, y का फंक्शन है, ये वाला टर्म क्या है, x का फंक्शन है, यानी दोनों में कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये अपने आप में सिर्फ y पे डिपेंडेंट है, ये अपने आप में x पे डिपेंडेंट है, तो दोनों क्या है वेरिएबल सेपरेबल है। तो वेरिएबल सेपरेबल है तो हम dx और dy में अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे dy बाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है ना। tan इनवर्स x ये किस में चला जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। एक कांस्टेंट ऐड करो, लिख लो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, है ना। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे वेरिएबल सेपरेबल यूज हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है या जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले तो भी तो हमें जनरल सॉल्यूशन पहले निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हमारा एक स्टेप का क्वेश्चन और बढ़ जाएगा जब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर लेते हैं। फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन of the differential equation, find the particular solution of the differential equation dy by dx equal to minus 4x y square, ठीक है। given that y equal to 1 when x equal to 0, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा कि अगर इस टाइप से x और y की कोई वैल्यू हमें दी हुई है, इसका मतलब हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर नहीं गिवन होगा तो हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उन सब पे बाद में आएंगे, पहले हम dy बाई dx इक्वल टू ये लिखते हैं, सॉरी, है ना। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4x वाई स्क्वायर। तो पहले चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। तो हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएबल सेपरेबल है। देखो ये कंप्लीट टर्म x पे डिपेंडेंट है और y यहां पे क्या है अलग अलग है, तो आप इसको अलग अलग कर लो। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x dx, और इसको हम क्या कर पाएंगे इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन इजी है, सिंपल सा फंक्शन का है। यही मैंने आपको बताया था कि जो इसमें आपके पास इंटीग्रेशन आएगा वो वही इंटीग्रेशन आएगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम कितना लिखेंगे माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पे हम एक माइनस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे हम क्या लिख पाएंगे y इक्वल टू माइनस 1,
समझ में आ रहा है कि नहीं? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो इस दोनों को सॉल्व करके हम c इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि y डिनोमिनेटर में है, तो आप जनरली हम y को डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमें यहां तक इस तरीके से पहुंचना है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो या जनरल सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो पहली चीज हमें ये देखना है कि जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें बेसिक मेथड अप्लाई करो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का एक और मेथड है, मेथड वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 whose differential equation is x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये हमसे सॉल्यूशन पूछ रहा है। किसका सॉल्यूशन पूछ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो क्वेश्चन को देखो मैंने कैसे कैसे ब्रेक किया। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, तो पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। याद है आपको, जो हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होता है वही जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है? कर्व का इक्वेशन होता है या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होता है कि नहीं। तो ये हमसे इक्वेशन ऑफ कर्व ही पूछ रहा है ना। तो ये क्या है? सॉल्यूशन ही है, लेकिन किस टाइप का सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा रहता है ना। लेकिन इसने इक्वेशन ऑफ कर्व बोला, तो ये हमसे कौन सा सॉल्यूशन पूछ रहा है? एक्चुअली में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है कि नहीं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर पूछ रहा है तो हमें यह पता है कि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ x और y की वैल्यू इनिशियल कंडीशन गिवन होगा। तो देखो इसने क्या रिलेशन दिया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, यानी x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कि हमने क्वेश्चन को कैसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया और सबको हमने कैलकुलेट करके लिखा, ठीक ना। तो बस यही क्वेश्चन पढ़ के हमें करना होता है। अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू पता है ना। और किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन सिर्फ मिल सकता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे, पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहली चीज तो हमें यह ध्यान देना है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले इसको ब्रेक करेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई x, है कि नहीं। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरफ सिर्फ क्या है? x का ही फंक्शन है, y का फंक्शन कुछ नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है? 1 है, f ऑफ 1 है। यानी हम वेरिएबल को सेपरेट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो dy को हम क्या लिख पाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई x, और dx को हम इस तरफ लेके आए, है ना। देखो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि ये सिर्फ किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, और इस तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y, है ना। इसको आप इंटीग्रेट करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? या इसको आप लिख लो 2x बाई 1 प्लस x dx, ये इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y इक्वल टू कितना हो गया? 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? प्लस ln x, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन हमें एक कंडीशन और दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट किया, ये टर्म कितना हो जाएगा? 0 प्लस c। तो c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 0,
है कि नहीं, देख रहा है 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो c कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि उसने इक्वेशन ऑफ कर्व ही पूछा है तो हमने वही लिखा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमने कैसे जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कर पाएंगे, अब इजी है, हो जाएगा विशाल, कर पाओगे, है ना। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आप कर्व को लिखो और उसको इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में है या नहीं है बस वो चेक करो। अगर वेरिएबल सेपरेबल में है तो हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेंगे अलग अलग ब्रेक करके, उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही है ना। इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन। तो यहां पे आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होगा जो हमें पता नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा आपका उसी फॉर्मेट का वो कर्व दिया होगा कि आप उसको इंटीग्रेट इजीली कर पाओगे, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है, वन ऑफ द वे है, जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, है कि नहीं। अब इसी में बस हमें इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी वाले में हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि डिफरेंट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में होमवर्क में लिख लो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन ट्राई करो, 1 से लेके 5 तक 9.4 के 5 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। और प्रीवियस वाले में एरिया वाले चैप्टर में, ठीक है। अब मैं पूरा चैप्टर का बात कर रहा हूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मिसलेनियस तक, ठीक है। तो चैप्टर 8 एरिया का शीट, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो इसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट अब सिर्फ एरिया पे ही बेस्ड होगा, है ना। तो नेक्स्ट टेस्ट का डेट मैं बता दूंगा। अभी के लिए इस वाले चैप्टर में देखो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शीट हमने कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सब कुछ पता है कि कैसे एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है। कर्व को आप बस ध्यान से देख लेना कि डिफरेंट सिचुएशन के कर्व को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कर्व ड्रॉ कर पाओगे तो इक्वेशन को एरिया आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। होमवर्क के लिए ये बस 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को और एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।